सर्दियाँ आ गई हैं तो आपको कुछ तैयारियाँ पहले से कर लेनी है। आज मैं अपनी सासू माँ के पास भेजने के लिए कुछ चीज़ें बना रही हूँ। सबसे पहले मैं बनाया हूँ च्यवनप्राश, और ये जो च्यवनप्राश है ये घुटनों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण नुस्खा है। इसमें ऐसी-ऐसी जड़ी-बूटियाँ डाली हैं कि बॉडी पेन को ये तुरंत से कवर करती हैं। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कर लेना और एक-एक चीज़ लिख लेना ताकि एकदम परफेक्ट च्यवनप्राश बना सकें। नेक्स्ट बनाऊँगी मैं अलसी के लड्डू जो ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं। स्किन, हेयर और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होते हैं और विंटर सीजन में इसको खाना ही चाहिए। इसकी वीडियो आने वाले टाइम में आपको दिखने मिलेगी, लेकिन मैं पहले बता रही हूँ कि क्या-क्या चीज़ें मैंने तैयार की हैं अपनी सासू माँ के पास भेजने के लिए। ये है तिल कचेरियो, गुजराती डिश है ये, लेकिन इसको खाने के बाद आप इसके गुणों को गिनते रह जाएँगे, इतना ज़्यादा गुणकारी होता है। हम सभी को पता है कि तिल जो है वो बालों और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बट ये पाचन शक्ति के लिए, हड्डियों के लिए और हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है और सर्दियों में इसे खाना ही चाहिए क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, बीमारियों से भी शरीर को बचाता है। तो एक-एक करके मैं आपको सारी रेसिपीज़ सिखाऊँगी और आपको बताऊँगी कि आप विंटर में क्या-क्या खा सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले तो हम च्यवनप्राश बना लेते हैं। एकदम मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा और इस मेथड से बनाएँगे ना तो आपको बॉडी पेन बिल्कुल नहीं होगा इस विंटर में। यहाँ पर मैंने 1 किलो के आसपास लिया है ये आंवला च्यवनप्राश। ये च्यवनप्राश बहुत टेस्टी भी होता है, तो बच्चों से बचा के रखिएगा, नहीं तो वो तुरंत से चट कर जाएँगे। आंवला मैंने बड़े-बड़े साइज़ के लिए हैं। कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा रेशे वाले आंवले का यूज़ ना करें, मतलब पूरी तरीके से पका हुआ जो आंवला होता है ना, वो नहीं लेना है। अच्छे तरीके से इसको पानी से धो लें और अब मैं इसमें डाल रही हूँ खजूर। खजूर मैंने हाफ़ कप लिया है और इसके बीज चाहे तो हटा भी सकते हैं या फिर पहले इसको पानी में भिगो लें ताकि सॉफ्टन हो जाए और उसके बाद हम इसके बीज हटाएँगे। तो आधा कप मैंने लिए हैं खजूर और इनको भीगने के लिए छोड़ दिया है। अब हम आंवले को स्टीम करेंगे, तो आप स्टेनलेस स्टील का बर्तन ले सकते हैं। स्टीम करने के लिए ध्यान रहे आंवले को कभी भी हमें उबालना नहीं है पानी में, नहीं तो इसके काफ़ी सारे गुण ख़त्म हो जाते हैं। हमें सिर्फ़ इनको भाप में ही पकाना है। अगर आपके इलाके में ज़्यादा ठंडी पड़ रही है ना, तो आप खजूर का ही इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर कम सर्दी पड़ रही है तो आप किशमिश ले सकते हैं इसकी जगह पर, खजूर की जगह पर। सेम क्वांटिटी से आप किशमिश को भी भिगो करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुकर में पानी डाल दिया है 1 कप जितना, और अब एक नीचे स्टैंड रख देंगे ताकि जो पानी है वो सीधे आंवले को टच ना करे, और इसको हमें धीमे-धीमे से पका लेना है। इलेक्ट्रिक कुकर में पकाएंगे ना तो 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो मैं इनको इलेक्ट्रिक कुकर में पका रही हूँ और लगभग 1 से 2 सीटी आने तक हम इनको कुक कर लेंगे। मैंने स्टिम पे ही इसको रखा है, जिससे ये जल्दी से पक जाते हैं। और अब हम चलिए मसाला इसके लिए बनाएंगे। बहुत थोड़े मसाले लगते हैं, मेन है जड़ी बूटियाँ, उनको अगर सही माप में डाला जाए ना तो बहुत अच्छा असर करेंगी। तो पैन में मैंने 2 टुकड़े डाल दिए हैं जावित्री के, जो सूजन में बहुत आरामदेह होता है और गठिया के दर्द को भी आराम देता है। थोड़ी सी दालचीनी ऐड करेंगे, जो गोल वाली आती है ना, कर्ल हुई हुई दालचीनी, यही लीजिएगा। इससे यही ओरिजिनल होती है, जो लकड़ी जैसे मिलती है ना, वो नहीं लेना है। तो 1 से 1.5 इंच जितना डाल दिया है। 10 से 12 लौंग ऐड करेंगे और 1 टीस्पून भर के अजवाइन। अजवाइन की जो मात्रा है वो नाप के डालिएगा। 5 से 6 हम इसमें छोटी वाली पीपली ऐड करेंगे, इस तरीके से काले कलर की आती है। इसका पाउडर ना लें, डायरेक्ट आप पीपली ही खरीदें क्योंकि पाउडर में बहुत मिलावट होती है। और लगभग 1 टीस्पून ही जितना काली मिर्च के दाने ऐड करेंगे, और इनको हमें बिल्कुल धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। बहुत सारे मसाले आपको भर भर के नहीं डालने, नहीं तो आंवले का जो च्यवनप्राश बनेगा वो थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। और पिपली को भी गिन के डालिएगा, नहीं तो पिपली का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है च्यवनप्राश में, इसलिए आप इसमें 5 से 6 काफ़ी होगा 1 किलो च्यवनप्राश बनाने के लिए। अब जैसे ये थोड़े से क्रिस्प हो जाते हैं, इनको प्लेट में निकाल देंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर में ये ठंडे हो जाएंगे, फिर मैं इनको एक मिक्सी के साफ़ और सूखे जार में डालूंगी, और साथ ही कुछ पाउडर जो हमारे च्यवनप्राश को एकदम ज़बरदस्त बनाएंगे, आप मार्केट में ढूंढने जाएंगे ना तो भी नहीं मिलेगा। तो पहला है ये हड़जोड़ पाउडर। हड्डियों के लिए हड़जोड़ पाउडर से ज़्यादा असरदार कुछ भी नहीं है। आप 1 टेबलस्पून ये पाउडर ऐड करेंगे 1 किलो च्यवनप्राश बनाने में। टूटी हड्डियों तक को ये जोड़ने की ताकत रखता है, और आयुर्वेद के हिसाब से हड्डियों के दर्द में, सूजन में ये बहुत ज़्यादा असर देता है। 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें अश्वगंधा पाउडर या फिर शतावरी पाउडर, दोनों में से कोई एक डालना है, और इसके गुण तो किसी से छुपे नहीं हैं। आपको ध्यान रहे कोई भी जड़ी बूटी आपको भर भर के नहीं डालना है। कोई भी 1 टेबलस्पून आप ले लें, चम्मच ले लें नाप करके, और उसी से सारी चीज़ें लें। अगर आप रोज़ शतावरी पाउडर खाते हैं किसी किसी माध्यम में, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है ही, आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, और हार्मोनल कोई भी इश्यूज़ है ना, उसको भी ये बैलेंस करता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून डाला है, हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें मंजिस्टा पाउडर, और 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर रही हूँ मैं निर्गुंडी पाउडर।
जोड़ों के दर्द के लिए सबसे बेस्ट हड़जोड़ पाउडर और निर्गुंडी पाउडर, ये 2 चीज़ें भी अगर आप मिला लेते हैं ना तो आपका च्यवनप्राश बहुत अच्छा होगा। आपको ताज़े भी निर्गुंडी या फिर हड़जोड़ मिल जाए तो उसको भी पीस करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चारों जड़ी बूटियाँ मैंने डाल दी हैं हमारे सूखे मसालों के साथ। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे बिना पानी डाले। तो कोशिश कीजिए कि एकदम महीन हमें पीसना है, जितना महीन हो सके उतना बढ़िया है, ताकि च्यवनप्राश में घुल जाए, नहीं तो अलग से वो खाने में किट किट करेगा, दांतों में आएगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हमें एकदम महीन इनको पीस कर लेना है। तो सारे पाउडर हमारे रेडी हैं और बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से। इससे पहले मैंने जनरल च्यवनप्राश बनाया था जो सर्दी खांसी के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो च्यवनप्राश है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहता है और सर्दियाँ आते ही दर्द बढ़ जाता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये खजूर, जिसको भिगा लिया था ना मैंने, वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इनके सारे बीज मैं निकालूंगी और मिक्सी के जार में डाल देंगे। और साथ ही ऐड करूँगी हल्दी और अदरक और कच्ची हल्दी। ये दोनों मैंने 40-40 ग्राम के आसपास लिए हैं। छिलके हटा करके धो लेना है और छोटे छोटे पीसेस में काट लेने हैं। थोड़े से तुलसी के पत्ते ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से जितनी चाहे तुलसी के पत्ते ऐड कर सकते हैं, आधा कप जितना मैक्सिमम आप डाल सकते हैं। और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, बिना पानी डालेंगे पीस लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना पानी हम च्यवनप्राश को बनाने में यूज़ करेंगे ना उतना ही उसको सुखाने में टाइम लगेगा। तो मैंने इनको एकदम महीन पेस्ट तैयार कर लिया है, जितना महीन हो सके उतना महीन पीस लें। यहाँ पर जो आंवला हमने स्टीम होने रखा था बढ़िया से कुक हो चुके हैं और मैंने सीटी भी निकाल दी, क्योंकि अगर हम सीटी नहीं निकालेंगे ना तो ओवर कुक हो जाएंगे। हमें इनको ऐसा पकाना है कि बस ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए, उतना ही। तो देखिए आंवला बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, ये देखें। तो अब हम इनको निकालेंगे और बाहर ही थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि हम इनको टच कर सकें हाथों से। और फिर इनके सारे बीज हम अलग करेंगे और आंवले का जो पल्प है उसको रेडी करेंगे। अब ये स्टीम करने के बाद जो कलियां हैं ना, आप देख रहे हैं ना, इसी मेथड से मैं आपको आंवला कैंडी भी बनाना बताऊंगी, जो मैं शहद से बनाऊंगी। कोई गुड़ चीनी वाले जो आंवला कैंडी आप खाते हो ना, प्लीज़ मत खाइए, क्योंकि उसमें चीनी और गुड़ भर भर के होता है। तो अगर आपको आंवला कैंडी खानी ही है तो आप शहद वाली खाओ, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। तो मैंने देखिए सारे आंवले से बीज अलग कर लिए हैं। अब जो ये पल्प आप देख रहे हैं ना, सॉरी, जो आंवले की कलियाँ आप देख रहे हैं ना, इसको हमें पल्प में बदलना है। तो मैंने मिक्सी के जार में इसको डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके हम पीसना है और एकदम स्मूथ पल्प हमें इसका तैयार करना है। पीसने में अगर पानी की ज़रूरत लगे तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी आपको डालना है, 2-3 चम्मच जितना, और इनको हमें एकदम स्मूथ पीस के रेडी करना है। तो सारे ही जो 1 किलो आंवला थे ना, उनका मैं थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट तैयार कर लूँगी और एक अलग बर्तन में निकाल करके रखते जाएंगे। अब देखिए पेस्ट एकदम स्मूथ है। अगर आपको लगे कि आंवले में बहुत सारे रेसे हैं तो अभी के अभी आप इनको छन्नी में डाल करके छान सकते हैं, ताकि आपका च्यवनप्राश एकदम स्मूथ बने। क्योंकि एक बार तैयार हो जाएगा, फिर आप जब आंवले का च्यवनप्राश छानने जाएंगे ना तो मतलब काफ़ी सारे मसाले भी छन्नी में आ जाएंगे। इसलिए हमें जो पेस्ट है उसी को पहले छान लेना है, ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। नहीं तो खाते समय अगर दांतों में रेसे फंसेंगे ना तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा उन च्यवनप्राश खाने में। तो पूरा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है अच्छी तरीके से ग्राइंड करके, और इसको अलग बर्तन में निकाल दिया है। थिकनेस भी आप देखो, मैंने बहुत कम पानी का यूज़ किया है। अगर ज़रूरत लगे तो ही पानी डालिए, नहीं तो नहीं डालना है। सारे ट्रिक अगर फॉलो करेंगे तो आप भी च्यवनप्राश एकदम बेस्ट वर्जन बना पाएंगे। चलिए अब मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, इनको पकाना कैसे वो देख लेते हैं। तो हमें लेना है एक हैवी बेस, एकदम भारी तली का स्टील का बर्तन। लोहे का बर्तन लेंगे तो च्यवनप्राश बहुत ज़्यादा ख़राब टेस्ट करेगा, इसलिए हमें स्टील का बर्तन लेना है, क्योंकि उसमें आयरन के भी गुण आ जाते हैं। इसलिए हम लोहे का बर्तन यूज़ नहीं करेंगे। या फिर अगर आप लोहे का बर्तन ले भी रहे हैं तो सिर्फ पकाने के लिए लेना है। पकाने के बाद उसको 5 मिनट के लिए भी लोहे के बर्तन में ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ना है, तुरंत से अलग करना है। और भारी बर्तन लें ताकि जले नहीं। तो मैंने फ्लेम एकदम कम कर लिया और इसी धीमी आंच पर पूरी की पूरी च्यवनप्राश को हमें बनाना है। आज मैं यहाँ पर आंवला च्यवनप्राश को बनाने के लिए ये आलमंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। ये मामरा बादाम से बना हुआ तेल है। जनरली जब हम घी में बनाते हैं और कई इलाकों में ठंड होती है ना, तो घी च्यवनप्राश के ऊपर जम सा जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए एकदम बेस्ट वाला ऑयल आप यूज़ करें। सिर्फ ये एक मिथ है कि घी में ज़्यादा टेस्टी बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज़्यादा हेल्दी बनेगा अगर आप
आलमंड ऑयल में या फिर काले तिल के तेल में बनाते हैं, और टेस्ट में आपको बिल्कुल भी अंतर नहीं पता चलेगा कि घी में नहीं बने हैं। मैंने यहाँ पर 4 बड़ा चम्मच ये मामरा आलमंड का ऑयल डाल दिया है, और हल्का सा गर्म करने के बाद हम इसमें ये पूरा आंवले का जो पेस्ट है वो डाल देंगे। धीमी आंच पर ही हमें पकाना है। आप देखिए जो फ्लेम मैंने कितना कम रखा है, और इसी आंच पर हमें पूरे टाइम च्यवनप्राश को पकाना है। अभी मैंने बड़े वाले गैस बर्नर पे रखा है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तब मैं छोटे वाले गैस बर्नर पे रख दूँगी, एकदम जब कुकिंग वाले स्टेज पे आएगा। तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ऑयल आंवला का जो पेस्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे ही मिक्स हो जाएगा, हम सारी चीज़ें जो तैयार करके रखे थे, खजूर वाला पेस्ट, साथ ही मसाले, वो सारे हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी देर हम इन पेस्ट को, मसालों को हल्का सा पकने देंगे। तो मैं अभी भी इसको धीमी आंच पे ही रखी हूँ, बिल्कुल भी फ्लेम को बढ़ाएंगे नहीं तो ये तुरंत से तली में चिपकने लगता है। और धीमी आंच पे है ना, तो भी आपको बीच बीच में चलाते ज़रूर से रहना है। पैन अगर थोड़ा भी पतला होगा ना, तो ज़रूर से जल जाएगा आपका च्यवनप्राश। तो ये सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर से रखना। अच्छी तरीके से सारे मसालों को, पेस्ट को मैंने मिक्स कर लिया है। देखिए एकदम कितना येलो येलो सा कलर आ गया है, और अभी से खुशबू इसकी बहुत ही ज़्यादा, मतलब जड़ी बूटियों वाली खुशबू इसमें से आ रही है। फ्लेम को देखिए मैंने धीमे ही रखा, अच्छे से मिला लिया है। और अब मैंने लिया है गुड़। आप यहाँ पर गुड़ की बजाय चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं, मिश्री भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने हमारा ये रिद्धम भेली गुड़ ऐड किया है, जो मेरे गांव से आता है, और ये नो केमिकल, नो प्रिजर्वेटिव वाला गुड़ है, बिल्कुल हैंडमेड होता है। देसी गुड़ और भेली गुड़ दोनों अलग अलग होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। देसी गुड़ जब बनाते हैं ना, तो उसमें सोडा डलता है, कलर डलता है, प्रिजर्वेटिव्स डलता है, लेकिन भेली गुड़ को बनाने में कोई कलर, सोडा, क्लीनिंग के लिए भी इसमें केमिकल का यूज़ नहीं होता है, कोई ब्लीचिंग ऐड नहीं होता है, इसलिए ये काफ़ी कॉस्टली होता है, और उसका टेस्ट भी देसी गुड़ से ज़्यादा अच्छा होता है। और मेरे पास ये लिमिटेड स्टॉक में है, जिनको भी चाहिए नीचे नंबर दिया है, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो 1 किलो आंवला में मैंने लगभग 700 ग्राम जितना ये भेली गुड़ ऐड किया है, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट करके। यहाँ पर आप मिश्री के धागों, यानी धागे वाली मिश्री को भी पाउडर बना करके यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो भी आपके पास अवेलेबल है। अच्छे से गुड़ को डालकर मिलाएंगे धीमी आंच पर ही, कोई पानी वगैरह नहीं डालना है, बस मिक्स करके और थोड़ी देर छोड़ देना। आप देखेंगे इसका कलर इंस्टेंटली चेंज हो जाए। लगभग 20 मिनट मैं इनको धीमी आंच पे ही पकाऊंगी, जैसे कि एकदम चॉकलेटी ब्राउन कलर आ जाएगा, जैसा कि च्यवनप्राश होता है। और ये देखिए 20 मिनट पकाने के बाद च्यवनप्राश का कुछ इस तरीके से लुक का, एकदम स्मूथ। और देखिए तली में चिपका भी नहीं है, इसके लिए आप बीच बीच में चलाते ज़रूर से रहिएगा। मैंने इसको छोटे वाले गैस बर्नर पर रख दिया था और धीमी आंच कर दिया था। अब आखिर में मैं इसमें ऐड करूँगी केसर वाला पानी। लगभग 10 से 12 केसर के धागों को कूट करके मैंने पानी में घोल दिया था, थोड़ा ही डालेंगे पानी। और फिर थोड़ा सा मैं शाइन के लिए, एक्स्ट्रा शाइन के लिए आलमंड ऑयल और ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो केसर के धागे वाला और ये आलमंड ऑयल वाला जो लास्ट में ऐड कर रही हूँ, इसको आप हटा सकते हैं। लेकिन अभी विंटर सीजन में बना रहे हैं ना, तो ये आलमंड ऑयल इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल देने से ना काफ़ी अच्छा स्मूथ रहता है। गले में जो खराश वगैरह होती है ना, उसमें भी ये काफ़ी आराम देता है। तो देखिए हमारा जो च्यवनप्राश काफ़ी शाइनी सा हो गया है। इसको मैं थोड़ी देर और, मतलब केसर के धागे डाल करके 3-4 मिनट और धीमी आंच पे ही पकाऊंगी। और उसके बाद जो पानी हमने डाला था ना, उसको अच्छे से ड्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि पानी के अगर अंश रह जाएंगे ना, तो च्यवनप्राश लंबे समय तक टिकेगा नहीं। तो थोड़ी देर ही मैंने इसको पकाया है, और आप देखिए कितना बढ़िया शाइनी, एकदम स्मूथ हो गया है। बिल्कुल भी रेसे वगैरह इसमें नहीं दिख रहे हैं। इसके लिए एकदम बढ़िया ताज़े आंवले का यूज़ कीजिएगा। और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी, लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। या फिर आप चाहें तो ओवरनाइट सेम इसी बर्तन में ढक करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगले सुबह ये च्यवनप्राश खाने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। तो ये बिल्कुल रेडी है, और पूरा घर ना एकदम जड़ी बूटियों की तरह महक रहा है। इसको हम गैस का फ्लेम अब बंद करेंगे और ढक करके छोड़ देंगे। पूरी तरीके से प्लेट इसके ऊपर मत रखिएगा, नहीं तो ये भाप बनेगा और फिर पानी की बूंदें इसके अंदर जाएंगी। हम हल्का सा ढक्कन रखेंगे, और जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको पूरी तरीके से ढक करके पूरी रात के लिए छोड़ेंगे। लगभग 6-7 घंटे आपको इसे छोड़ना है आराम करने के लिए, ताकि जो जड़ी बूटियाँ डाली थी ना, वो अच्छी तरीके से पकने के बाद इसमें घुल मिल जाए, उसके सारे गुण अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएँ। और आज च्यवनप्राश बनाने के बाद मैंने बनाया है प्रोटीन हेयर मास्क। ये हेयर मास्क बहुत इजी है लगाने में। जिन लोगों के पास भी पहुंचा है उनको मैं बता दूं कि आप इसे सिर्फ गुनगुने पानी में घोल सकते हैं, या फिर कोकोनट मिल्क में भी। कोकोनट मिल्क पाउडर मैंने ऑलरेडी इस हेयर पैक में ऐड किया है, तो आपको ज़रूरी नहीं है, आप गुनगुने पानी में भी घोल सकते हैं। और 5 मिनट रेस्ट देने के बाद इसे अपने पूरे हेयर पे और स्कैल्प पे आपको इसे अप्लाई करना है। 30-35 मिनट के लिए स्कैल्प पे रहने देना, और उसके बाद आप इसको सादे पानी से वॉश करना है, शैम्पू से नहीं।
इसमें कोई हीना नहीं ऐड किया है, कोई कलर नहीं ऐड किया, सिर्फ ये स्कैल्प को हेल्दी करने के लिए, एक्सट्रीम डैंड्रफ को कम करने के लिए, झड़ते बालों को कम करने के लिए और हेयर पे एक एक्स्ट्रा शाइन के लिए ये जो प्रोटीन हेयर पैक है वो है। इसमें मैंने इतने सारे हर्ब्स ऐड किए हैं जिसका जो कि मैंने आपको दिखाया, और ये सारे हर्ब्स मैंने पर्सनली ग्राइंड करके तैयार कराया है, जो मार्केट का नहीं है बिल्कुल भी। इसको मैंने पर्सनली पहले हर्ब्स ख़रीदे, उनको क्लीन किया और उसके बाद मैंने ग्राइंड कराया है, जिससे कि हमारा हेयर प्रोटीन पैक एकदम परफेक्ट बने। और जो पाउडर आपको दिख रहे हैं बाकी तो वो है ही, और कुछ पाउडर मैंने घर पर भी तैयार किया है, कुछ पाउडर मैंने मार्केट से भी मंगाया है। तो तब ये तैयार होता है हमारा 35 जड़ी बूटियों वाला प्रोटीन हेयर पैक। और इसको लगाने के बाद आपके बाल एकदम इंस्टेंटली स्मूथ हो जाते हैं। आपने कितना भी ट्रीटमेंट कराया है ना, वो सारा केमिकल को ये खींच लेता है, इतना ज़्यादा ये पावरफुल हर्ब्स हैं। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद ये तैयार हो जाते हैं। और जिन लोगों ने भी केमिकल ट्रीटमेंट करा के बालों की एकदम हालत ख़राब कर ली है, वो लोग एक बार हर्ब्स की ताकत को भी जाने कि कितना ज़्यादा पावरफुल होता है ये जड़ी बूटियाँ। अगर आप हमेशा यूज़ करते हैं ना, तो आपके बालों की एक भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगी। सेंसिटिव स्किन के लिए और सर्दियों को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है ये मल्टीविटामिन ब्राइटनिंग लोशन, जो स्किन को बिल्कुल भी डल नहीं होने देता। इन विंटर सीजन में स्किन एकदम काली काली सी हो जाती है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है, और ग्लोइंग के लिए इसमें कोजिक एसिड, नायासिनामाइड और बहुत सारे विटामिन्स ऐड किए हैं, जो एक एंटी एजिंग का भी काम करेगा। स्किन पे डार्क सर्कल्स, फाइन लाइंस को भी रिमूव करता है ये। एंड 100% हर्बल प्रोडक्ट से बना हुआ है, कोई हार्श केमिकल यूज़ नहीं हुआ है, तो स्किन को एकदम ग्लो देने वाला है ये। मतलब ये एंटी एजिंग भी है और सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट है। अब नेक्स्ट डे हमारा जो च्यवनप्राश है वो बिल्कुल तैयार हो गया, और कलर देखिए कुछ इस तरीके से ब्लैक सा हो गया। मैंने इसको स्टील के बर्तन में बनाया ना, फिर भी ये कुछ ऐसा हो गया है। अगर आप लोहे के बर्तन में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक कलर हो जाएगा और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको स्टील के बर्तन में ही बनाना है। और एकदम थिक सा हो गया है। अब हम इनको निकालेंगे और अलग जार में रखेंगे। मैं प्रीफर करूँगी कि आप हमेशा ग्लास के बर्तन में रखें, बट मैंने आपको बताया कि ये च्यवनप्राश मैंने अपनी सासू माँ के पास भेजने के लिए रखा है, बनाया है, इसलिए मैं अभी इसको प्लास्टिक के बर्तन में रखूँगी। वहाँ पर जाने के बाद वो ग्लास के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। टेक्सचर देखिए इसका, एक बार अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो ऊपर की परत है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो इसमें अच्छे से फूल चुकी हैं, और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट भी हो चुका है इसका, साथ ही खुशबू भी बढ़ चुकी है। हमने इसको जो रेस्ट करने के लिए रखा था ना, उससे। आप च्यवनप्राश को अगर बना रहे हैं तो स्टील या फिर प्लास्टिक के बर्तन में नहीं, बल्कि ग्लास के बर्तन में ही रखिएगा। और अब हम इसको ढक करके फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर रखना है। आप आराम से पूरी सर्दी यानी 3-4 महीने आराम से इसे बना करके यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और इसका टेस्ट भी एकदम बढ़िया रहेगा। जब भी यूज़ करें एकदम साफ़ और सूखे चम्मच का यूज़ करें, जूठे चम्मच का यूज़ ना करें। और आपका च्यवनप्राश बिल्कुल तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करना और इसका फीडबैक ज़रूर देना कि आपको इसे खाने के बाद बॉडी पेन हो रहा है या नहीं, क्योंकि एकदम असरदार तरीका है। अगर आप इसे डेली खाते हैं ना, तो 5 से 6 दिन में आपके सारे दर्द को ये रिमूव कर देगा, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। एक बार ज़रूर आप ट्राई करना, मन करेगा 2-3 चम्मच एक बार में खा लूँ। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, अपने ढेर सारे फ्रेंड्स फैमिली सभी को शेयर करना, ताकि विंटर सीजन में वो भी बनाएं। और रोज़ नई वीडियो पाने के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। कल फिर मिलूंगी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।